हे एवरीवन, हेलो और हमारी मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। हमारी मास्टर क्लास शुरू करने से पहले कुछ सिंपल ग्राउंड रूल सेट करेंगे। मुझे आपका पूरा ध्यान यहाँ चाहिए। तो एक किताब और एक पेन ले लीजिए क्योंकि अगले 1 घंटे में बहुत सारी लर्निंग होने वाली है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज की मास्टर क्लास में हम क्या कवर करेंगे। हमें सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ने की ज़रूरत क्यों है। फिर हम समझेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करें, बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, अपने लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, एसआईपी इन्वेस्ट करने का स्मार्ट तरीका, और समझेंगे ई-केवाईसी प्रोसेस और कैसे एसआईपी स्टार्ट करें। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। सेशन के एंड तक मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे ये सरप्राइजिंग लगता है कि हम पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हम उस पैसे के साथ कर क्या रहे हैं, उसके लिए इतने कैजुअल क्यों हैं। ये बात तो क्लियर है कि पैसे बचाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते तो आप उस पैसे की परचेसिंग पावर खो रहे हैं। नहीं समझे ना? चलो समझते हैं कि फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्यों सिर्फ सेविंग्स ही काफ़ी नहीं है। सो मेरी स्क्रीन पर आप मेरा शॉपिंग कार्ट देख रहे हैं, एक बहुत ही बेसिक वाला जिसमें डे टू डे आइटम्स हैं, जैसे कि 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी और 1 किलो आटा। मैं चाहती हूँ आप कार्ड के प्राइस पर ध्यान दें कि लगभग 135 रुपए का है। अब ये वही कार्ड है 5 साल पहले सेम प्लेटफॉर्म पर। आपने कॉस्ट में फ़र्क देखा? क्या आपने ये नोटिस किया कि वही चीज़ें लेने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं? वही 105 रुपये अब वही चीज़ें खरीदने के लिए काफ़ी नहीं है। इसका मतलब पैसे अपनी परचेसिंग पावर टाइम के साथ खो देता है। अब ये होता है क्योंकि गुड्स और सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं इन्फ्लेशन। तो मान लो आपका मंथली एक्सपेंस लगभग 25,000 है। फ्यूचर में ये 25,000 सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो अगर आप उस पैसों को एक सेफ वॉल्ट में रख कर बंद कर देते हैं तो इन्फ्लेशन एक चोर की तरह आएगा और उस पैसों को चुराएगा। और जब आप उस वॉल्ट को 10 साल बाद खोलेंगे तो उस अमाउंट की वैल्यू कम हो चुकी होगी, और हम ऐसा नहीं चाहते, है ना? सीधे शब्दों में आपके पैसे उतने नहीं बढ़ेंगे जितना आपने सोचा था। अब समझ आ रहा है कि इन्फ्लेशन हमारे पैसों के लिए एक बड़ा विलन है, राइट? तो हम इसे कैसे हराएंगे? इसका जवाब है इन्वेस्टिंग। अब हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या इन्वेस्टिंग हमेशा मुझे इन्फ्लेशन से बचा सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सिर्फ रिटर्न जनरेटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना इन्फ्लेशन को सॉल्व करने का सल्यूशन नहीं है। इन्फ्लेशन के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हमें ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब सबका एक और फेवरेट ऑप्शन है रियल इस्टेट, लेकिन आपको इसे अपना बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानने से पहले और सोचना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक इलिक्विड एसेट है। आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी शायद 1 करोड़ बन जाए, लेकिन इमरजेंसी में आप उसका एक हिस्सा बेचकर यूज़ नहीं कर सकते, राइट? आपको पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, जो हम सबको पता है एक बहुत बड़ा टीडियस प्रोसेस है। ये दिखाता है कि आप हायर रिटर्न्स या लेसर रिस्क पर अकेले फोकस नहीं कर सकते, आपको पूरी पिक्चर ध्यान में रखनी होगी। यही हमें पैसे के बारे में अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पैसों को इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके वेरियस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट कर सके
और साथ ही इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके। और सिर्फ यही नहीं, इमरजेंसी में आपको इनफ लिक्विडिटी भी मिलनी चाहिए। देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि सभी एसेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स और प्रॉपर्टी नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन अपने पूरे लाइफ स्पैन का ख्याल रखने के लिए आपको अपने पैसे को इक्विटी में भी एक्सपोजर देना पड़ेगा। सिंपल टर्म्स में स्टॉक्स। तो ये स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स एक कंपनी में ओनरशिप के पीसेस होते हैं। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं, और अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जैसे आपने सुना होगा कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि मार्केट टाइमिंग करना और उसकी पोटेंशियल को इवैल्यूएट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अब क्या किया जाए? एक तरीका है एक्सपोजर लेने का। एक स्ट्रक्चर्ड और रिलेटिवली डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ, और साथ ही रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, और यहीं पर म्यूचुअल फंड्स आपके काम आता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचिए, आप एक वेकेशन प्लान करना चाहते हैं। कुछ जगह जो आप विजिट करेंगे विल बी वर्थ योर मनी, कुछ डिसअपॉइंटिंग हो सकती है और कुछ बस मीडियोकर। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी आइटिनरी कितनी अच्छी प्लान हुई है। इन सब मस्ट विजिट स्टॉप्स और चीज़ों को रिसर्च करना एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। अब अगर आप अपने लिए एक एक्सपर्ट हायर करते हैं जो आपका कस्टमाइज्ड आइटिनरी प्लान करे, तो ये काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है, राइट? तो अब आप क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में आप ग्रुप ट्रैवल पैकेजेस ऑप्ट कर सकते हैं, जहां आप जैसे लोग जो सेम लोकेशन पर ट्रैवल करना चाहते हैं, साथ मिलकर एक एक्सपर्ट ने डिज़ाइन किया हुआ प्री डिफाइंड पैकेज ले सकते हैं। क्योंकि अब ये एक्सपर्ट का कॉस्ट मल्टीपल ट्रैवलर्स के बीच डिवाइड हो जाता है, आपका पर पर्सन कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो जाता है। यहाँ एक्सपर्ट अपना एक्सपीरियंस लाता है और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़्यादा एंजॉयबल बन जाता है। ये म्यूचुअल फंड्स को समझाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। बस इंडिविजुअल लोकेशंस को स्टॉक्स और बॉन्ड से रिप्लेस कर दो और आपको इस पूरी स्टोरी की बड़ी पिक्चर समझने में आसानी होगी। अब बहुत लोगों को म्यूचुअल फंड्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या इंटिमिडेटिंग लगता होगा। यहाँ हम इसे आपके लिए बिल्कुल बेसिक लेवल पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी है जो प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जाता है। ये पूल ऑफ मनी तब बनता है जब हम जैसे लोग जिनके इन्वेस्टमेंट नीड्स मिलते जुलते हैं एक साथ आते हैं। फिर ये पैसे अलग अलग टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स जैसे इक्विटीज़, बॉन्ड्स, गोल्ड, इन सभी में इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, ये आपके चोजन म्यूचुअल फंड कैटेगरी पे डिपेंड करता है। हम इन कैटेगरीज को डिटेल में आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और हमें क्यों इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 1, ये आपको लिमिटेड मीन्स के साथ एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है। आपका पैसा अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। ये आपकी सेविंग्स को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट से जोड़ता है, और इसमें आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप फ्यू 100 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त आपको रिसर्च, मार्केट के इवेंट्स, न्यूज़ और डेवलपमेंट्स को ट्रैक करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स और उनकी इन्वेस्टमेंट टीम द्वारा मैनेज किया जाता है। अब दूसरा रीज़न जो म्यूचुअल फंड्स को इतना अट्रैक्टिव बनाता है वो है ईज़ ऑफ कंपैरिजन। ये ज़रूरी है कि एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को उसके कॉम्पिटिटर्स के परफॉर्मेंस, कॉस्ट और रिस्क के मैट्रिक्स पर कंपेयर किया जा सके। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और पॉलिसीज़ और फंक्शनिंग के मामले में हाई ट्रांसपेरेंसी बनाए रखते हैं।
सेबी ने प्रोडक्ट कैटेगरीज और डिस्क्लोजर्स को इतना स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि अब फंड्स को अलग कैटेगरीज और पेयर्स के साथ कंपेयर करना बहुत आसान हो गया है। इसे आप ये देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट दूसरे के मुकाबले कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉड से बचे रहते हैं। मेरा मतलब ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेबी के द्वारा मल्टीपल लेयर्स ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश किए गए हैं ताकि मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स फ्रॉड से बचे रहे। चलिए समराइज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिनके वेरिंग रिस्क एपेटाइट्स होते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। इनमें मिनिमल एफर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि ये एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये कंपेयर करने में आसान है और रिलेटिवली लिक्विड होते हैं। तो विद दिस वी कैन कंक्लूड कि म्यूचुअल फंड्स हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं। अब अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें। इतने सारे ऑप्शंस हैं और सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ये सब थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक परफेक्ट ड्रेस ढूंढना, राइट? इतने सारे कलर्स, फिट्स एंड स्टाइल्स होते हैं, लेकिन जैसे हर ओकेजन के लिए एक परफेक्ट ड्रेस होती है, वैसे ही हर गोल के लिए एक सूटेबल स्कीम होती है। लेकिन पहले आपको अपने ऑप्शन समझने पड़ेंगे। एंड बिलीव मी, एक बार आपको ये समझ आ गए तो आप सॉर्टेड हैं। चलो अब स्कीम ऑप्शन को देखते हैं। सभी स्कीम्स को ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: इक्विटी, डेट, हाइब्रिड्स, सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं ETFs, इंडेक्स फंड्स एंड फंड ऑफ फंड्स। यहाँ हम सिर्फ सबसे रेलेवेंट कैटेगरीज पे उन्हीं पे फोकस करेंगे। चलो शुरू करते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड से। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ये स्टॉक्स 3 बकेट्स में डिवाइडेड होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं उन्हें लार्ज कैप स्टॉक्स कहा जाता है। ये वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती है जो अपने ग्रोथ के मैच्योर फेज में होती है। ये स्टॉक्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर 101 से 250 स्टॉक्स मिड कैप में क्लासिफाई होते हैं। ये फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती है जो अगर ग्रो करती रही तो लार्ज कैप कंपनीज बन सकती है। इन्हें हायर रिटर्न्स टारगेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इनमें लार्ज कैप स्टॉक्स की कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्क होता है। अब स्मॉल कैप्स उन स्टॉक्स से मिलकर बनते हैं जो 250th कंपनी के बाद आते हैं। ये मार्केट का सबसे रिस्की पार्ट होता है और शॉर्ट रन में वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में हायर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल भी रखते हैं। ठीक है, अब जब हमें समझ आ गया है कि मार्केट कैसे डिवाइड होता है, तो सिर्फ कुछ मिनट्स लगेंगे 3 बेस कैटेगरीज को समझने के लिए। लार्ज कैप फंड्स जो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप फंड्स मिड कैप स्टॉक्स में, और स्मॉल कैप फंड्स स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लार्ज कैप्स में फोकस करना चाहिए और मिड कैप्स और स्मॉल कैप फंड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशंस आपको स्लीपलेस नाइट्स दे सकती है। अब अगर आप फिर भी मिड कैप और स्मॉल कैप के पोटेंशियल हाई रिटर्न्स मिस नहीं करना चाहते तो आप डायनामिक इक्विटी फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। इस कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स आते हैं। चलो इन्हें अच्छे से समझते हैं। एक फ्लेक्सी कैप फंड के मैनेजर को मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है अक्रॉस मार्केट कैप्स। सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि कम से कम 65% इक्विटी में इन्वेस्टेड होना चाहिए। ये फंड मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो पोर्टफोलियो को बेटर परफॉर्मिंग मार्केट कैप सेगमेंट की तरफ पोजीशन करे। फंड मैनेजर अपने जजमेंट के बेसिस पर लार्ज कैप्स,
मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में फ्लेक्सिबली इन्वेस्ट करते हुए इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रिटर्न्स का एम करते हैं। एक मल्टी कैप फंड को हर मार्केट कैप में कम से कम 25% इन्वेस्ट करना होता है। पोर्टफोलियो का बाकी 25% फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। लार्ज और मिड कैप फंड्स, जैसे उनके नाम से समझ आता है, ये लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको लार्ज कैप्स की स्टेबिलिटी और मिड कैप्स की हायर ग्रोथ का पोटेंशियल एक सिंगल ऑफरिंग में ही मिल जाता है। अगली कैटेगरी है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये स्कीम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट ऑफर करता है, लेकिन इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। नेक्स्ट 4 कैटेगरीज जैसे कि डिविडेंड यील्ड, फोकस्ड, थीमेटिक और वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड्स, इनका बिगनर पोर्टफोलियो में लिमिटेड वैल्यू होता है, तो अभी हम उन्हें कवर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इन स्कीम्स के बारे में ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सेशन के एंड में जो हम मटेरियल शेयर करेंगे उसे रेफ़र कर सकते हैं। देखिए, हमारा गोल है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में मदद करे, तो मैं आपको वही बताऊंगी जो आपको फ़िलहाल ज़रूरी है। ठीक है, तो समराइज़ करते हैं। इक्विटी फंड्स इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करता है। यहाँ एक बिगिनर को लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स और ELSS जैसे कैटेगरीज में इन्वेस्ट करने पे फोकस करना चाहिए। ओके, अब हम अगले कैटेगरी पे मूव करेंगे जो है डेट म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स लार्जली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में कम रिस्की होते हैं। चलिए डेट म्यूचुअल फंड को और अच्छे से समझते हैं। सोचिए कि आप अपना घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। बैंक आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करके आपको पैसे उधार देगा। उस पैसों पर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो आपको लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वापस करना होगा। अब ये इंटरेस्ट वही है जो बैंक आपसे पैसे उधार देने के लिए देने के बदले में कमाता है। बिल्कुल इसी तरह डेट म्यूचुअल फंड कंपनीज, गवर्नमेंट्स और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे उधार देती है और इंटरेस्ट कमाती है। अब जैसे बैंक आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करता है, वैसे ही कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो हर लोन को रेटिंग देती है, ये समझने के लिए कि बोरोवर लोन अमाउंट और इंटरेस्ट को कितना पे कर सकता है या कितना पे नहीं कर सकता। यहाँ AAA सबसे ज़्यादा क्रेडिबल होता है और D जंक बॉन्ड्स होते हैं। लार्ज कॉर्पोरेट्स जिनका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होता है, यूजुअली उनकी AAA रेटिंग होती है, लेकिन लेंडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लो रेटिंग बॉन्ड्स हायर इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं, डेट फंड्स में 16 सब कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर आप अगले कुछ मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान देंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा आपके लिए सही है। नोटिस करिए, ये कैटेगरीज आपके इन्वेस्टिंग टाइम फ्रेम को मैच करने के लिए बनाई गई हैं। मैं आपको उन कैटेगरीज के बारे में ब्रीफ करूंगी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। ओवरनाइट फंड एक ऐसा फंड है जो एक रात में मैच्योर हो जाता है और लिक्विड फंड्स के बॉन्ड्स टिपिकली 3 महीने में मैच्योर होते हैं। ये कैटेगरीज उन पैसों के लिए अच्छी है जिनकी आपको नियर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है। ये इमीडिएट गोल्स के लिए, जैसे कि डाउन पेमेंट्स, एजुकेशन के बिल्स या वेकेशंस, ये उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए है जिसमें आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स 2 से 6 महीने के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए बेस्ट है। ओवरऑल लो ड्यूरेशन फंड्स उन नीड्स के लिए अच्छे हैं जो 3 महीने से 1 साल के बीच आ सकते हैं। अब आते हैं बैंकिंग और PSU सेक्टर फंड पर। ये बैंक्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा इशू किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। गिवन दैट ये काफ़ी कम क्रेडिट रिस्क रखते हैं, आपका रिस्क इनके इंटरेस्ट रेट चेंजेस से आता है।
द फैक्ट कि इनका क्रेडिट रिस्क लो है और इंटरेस्ट चेंज रिस्क भी मैनेजेबल है, इसे एक अच्छा ऑप्शन बनाता है उन पैसों के लिए जिसकी आपको 12 महीने बाद ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ एज एन इन्वेस्टर, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन 12 महीने से ज़्यादा है तो आप कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स में भी इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। ये फंड ज़्यादातर AA+ और उसके ऊपर रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी रिलेटिवली अच्छी क्रेडिट क्वालिटी होती है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि डेट स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देने के लिए होती है। ये आपके पोर्टफोलियो का एक सेफर सेक्शन का पार्ट होता है और इनमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आइडियली आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड्स होने चाहिए और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए डेट स्कीम्स। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना नहीं पसंद तो आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म डेट फंड्स या गिल्ड फंड्स जिनका लॉन्गर टाइम होराइजन होता है। तो चलिए इस सेक्शन को समराइज करते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मिक्स रख सकते हैं। डेट फंड आपके इन्वेस्टमेंट्स को स्टेबिलिटी देता है और इक्विटी फंड कैपिटल अप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स मीट कर सके। डेट फंड सिलेक्ट करते समय आपको अपनी रिस्क एपेटाइट कंसिडर करनी चाहिए और उससे उनके टाइम फ्रेम से मैच करना चाहिए। चलो, अब ये हमारा डेट फंड्स के डिस्कशन को एंड करता है। अब हम म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कहीं बीच में आते हैं। ये इक्विटी और डेट फंड्स की क्वालिटीज़ को कंबाइन करते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी 6 कैटेगरीज है: आर्बिट्राज फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड डेट फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड, मल्टी एसेट फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और अग्रेसिव फंड। यहाँ हम सिर्फ उन कैटेगरीज को देखेंगे जो नए इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे। लेट्स स्टार्ट विद इक्विटी सेविंग्स फंड। ये फंड्स एक कॉन्जर्वेटिव लेकिन इफेक्टिव अप्रोच ऑफर करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। ये इक्विटी के थ्रू ग्रोथ और डेट और आर्बिट्राज के थ्रू स्टेबिलिटी का एक बैलेंस मिक्स प्रोवाइड करते हैं जो इन्हें इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल चॉइस बनाता है। अब आते हैं मल्टी एसेट फंड्स पर। ये प्रीडोमिनेंटली 3 या उससे ज़्यादा एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी, डेट, गोल्ड, कमोडिटीज़, रीट्स एंड इनविट्स में डाइवर्सिफाई करते हैं। मल्टीपल एसेट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करके ये फंड्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करते हैं और रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। इस तरह एक एसेट क्लास के लॉसेस को दूसरे के गेन से ऑफसेट कर दिया जाता है, जिससे ये एक बैलेंस और रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन जाता है। अब एक और पॉपुलर कैटेगरी है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। इस फंड में फंड मैनेजर डेट और इक्विटी के बीच में फ्लेक्सिबली मूव कर सकता है। यहाँ फंड मैनेजर अपनी जजमेंट के हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन सा बेटर परफॉर्मिंग एसेट क्लास है और अकॉर्डिंगली उन पैसों को वहाँ मूव करता है। चलिए तो समराइज करते हैं जो हमने अभी तक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखा। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एक ट्विन बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, डेट के थ्रू स्टेबिलिटी और इक्विटी के थ्रू कैपिटल अप्रिसिएशन। इसमें आपके लिए सबसे रेलेवेंट कैटेगरीज है इक्विटी सेविंग्स फंड, मल्टी एसेट फंड और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसके अलावा कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड ऑफरिंग्स भी होती है जो स्पेसिफिक गोल्स जैसे रिटायरमेंट और बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग इसके लिए मदद कर सकती है। जब आप इन सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेसिफिक गोल्स के लिए सेट असाइड हो जाता है और ये आपको उन्हें किसी और पर्पस के लिए रिडीम करने से डिस्करेज करता है। ग्रेट, ये हमें हाइब्रिड फंड्स के एंड पर ले आता है। हमने इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स,
हाइब्रिड फंड्स के बारे में सीखा और ये समझा कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं और कौन सा हमारे लिए सही है। अब चलिए हम अपने अगले सेक्शन पर मूव करते हैं और इंडेक्स फंड्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक स्टॉक्स का कलेक्शन होता है। इंडेक्स एक पूरी कलेक्शन या बास्केट ऑफ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को एक सिंगल नंबर में समराइज करता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में सुना होगा, राइट? ये भारत के टॉप 50 लार्जेस्ट स्टॉक्स का कलेक्शन है। अब मान लीजिए निफ्टी 50 कल 20,000 पर था और आज ये 20,400 पर चला गया, तो आप देख सकते हैं कि ये 2% ऊपर गया है। सिंपल टर्म्स में इंडेक्स फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी गिवन इंडेक्स को ट्रैक करता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में वही स्टॉक्स होंगे जो निफ्टी 50 में है। ये इंडेक्स के सभी स्टॉक्स को कॉपी करता है और अपने पोर्टफोलियो में पेस्ट करता है। टू सम अप, इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग एक सिंपल तरीका है आपके लिए इंडेक्स या इंडाइसेस में इन्वेस्ट करने का, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स, जिनके बारे में आप न्यूज़ में सुनते हैं। ओके, अब हमने सब रेलेवेंट कैटेगरीज कंप्लीट कर ली हैं। मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, अपने चॉइसेस को जानना ज़रूरी है ताकि आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकें। चलिए अब हम ये देखते हैं कि कैसे सही ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स चूज़ करने का सवाल नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय आपको अपने मनी गोल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। आप अपने गोल्स और प्रेफरेंस के हिसाब से अपना ऑप्शंस चूज़ करें, ना कि सारे ऑप्शंस को एक साथ कंसिडर करके कंफ्यूज हो जाए। बेहतर समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं मेकअप की शॉपिंग का। जब आप मेकअप की शॉपिंग करते हैं तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं जो आपको सूट करें और आपके बजट में हो। तो जब आप बस शुरू कर रहे होते हैं, आपके मेकअप बैग में यूजुअली बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि काजल या लिपस्टिक या बेसिक पर्पसेस सर्व करते हैं जो। लेकिन अब जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इल्यूमिनेटर्स या आई शैडोज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो आपकी एज को सूट करते हैं, आपकी स्किल्स को मैच करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी नीड्स को मीट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा मनी का ट्रीटमेंट भी अलग नहीं होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में आपको 4 से 6 स्कीम्स ही रखनी चाहिए, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर है तो इतनी स्कीम्स होने के बाद भी आपको डिसीजन लेने में मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले आपको उन कैटेगरीज को शॉर्टलिस्ट करना होगा जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये डिसीजन आपके नीड्स पर और आपकी रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि आप अपनी रिटायरमेंट या बच्चों की एजुकेशन प्लान करना चाहते हैं। यहाँ आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स देखनी चाहिए। या अगर आपको 1 से 3 साल के बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको ऐसे ऑप्शंस देखने चाहिए जो ज़्यादा रिस्की ना हो। यहाँ आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। अब जब आपने कैटेगरीज शॉर्टलिस्ट कर ली है तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी स्कीम में आप इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जो सेम कैटेगरी के अंडर स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं, और ये आपके प्रोसेस को ओवरवेलमिंग बना सकता है। ये फंड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं और कभी कभी बहुत अच्छी स्कीम्स भी कुछ बैड पैचेस फेस कर सकती हैं। अब अपने लिस्ट से उन स्कीम्स को कंसिडर करें जो वेल रेप्यूटेड फंड हाउसेस से हैं और इनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस हिस्ट्री भी हो। उनके रिटर्न्स को आप ज़रूर इवैल्यूएट करें। जैसे मैंने पहले कहा था, सिर्फ उनके रीसेंट परफॉर्मेंस को ना देखें, क्योंकि कभी कभी अच्छी स्कीम्स को भी बैड पैचेस आते हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि आप रिस्क को देखें और उनका रिलेशनशिप उसके रिटर्न के साथ समझें। चलिए रिस्क और रिटर्न को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं।
जब बात आती है अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस स्ट्राइक करने की, तो कोई सेट फॉर्मूला नहीं है जो यूज़ किया जा सकता है। इसका बैलेंस डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट पर और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पर। अब तक हमने जो भी सीखा उसको कंसिडर करने के बाद इट्स टाइम कि आप फाइनल कॉल ले अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने का। जब आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेते हैं तो बस उसे अपना काम करने दें और आपको उसे रोज़ रोज़ या हर महीने देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे 1 साल बाद रिविज़िट कर सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि इक्विटी जैसे कैटेगरीज को अपना मैजिक दिखाने में कुछ साल लगते हैं। तो चलिए क्विकली समराइज करते हैं। करेक्ट फंड चूज़ करते समय आपको अपनी नीड्स और टाइम फ्रेम का ध्यान रखना होगा। ये आपको कैटेगरीज शॉर्टलिस्ट करने में मदद करेगा और फिर आपको इन्हीं कैटेगरीज के अंदर स्कीम्स शॉर्टलिस्ट करनी होंगी। आप इन शॉर्टलिस्टेड स्कीम्स को इवैल्यूएट करेंगे और अपना फाइनल कॉल लेंगे, और जब आपका पोर्टफोलियो बन जाए तो आपको उसके साथ पेशेंट रहना है। अब जब आपको पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो चलिए देखते हैं कि आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। वेल, 2 तरीके हैं इसको स्टार्ट करने के। या तो आप वेट करें राइट टाइम का ताकि एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सके, या फिर SIP को कंसिडर करें, विच इज़ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मेरे हिसाब से SIP एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। चलिए देखते हैं कैसे। बहुत लोग SIP को म्यूचुअल फंड के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को ये कहते सुना है कि वो SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, ये इनकरेक्ट है। SIP कोई स्कीम या प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि ये एक इन्वेस्टिंग का अप्रोच है। SIP एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह होता है जहां फिक्स्ड अमाउंट्स को एक म्यूचुअल फंड में प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स पर इन्वेस्ट किया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक फिटनेस गोल है और आप डिसाइड करते हैं हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करने का। इनिशियली ये चैलेंजिंग हो सकता है और बिना किसी विजिबल रिजल्ट्स के ये डीमोटिवेटिंग भी लग सकता है, लेकिन टाइम और कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ आप अपनी फिटनेस लेवल और स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट्स देखना शुरू कर देंगे। SIP भी बिल्कुल आपके वर्कआउट रूटीन की तरह काम करता है। ये खुद एक एंड गोल नहीं होता, बल्कि एंड गोल तक पहुंचने का एक तरीका होता है। ये एक तरीका है जिससे आप अपने फंड्स को उसी स्कीम में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। SIP के थ्रू आप एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हर वीक, हर मंथ या हर क्वार्टर, जो टाइम के साथ अक्यूमुलेट होता है और इवेंचुअली आपके पैसे को ग्रो करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों कहा कि ये बेटर ऑल्टरनेटिव है। SIP के साथ मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर मंथ एक ही दिन पर अमाउंट इन्वेस्ट होता है। इस तरीके से कुछ मंथ्स में मार्केट लो होगा और आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, और कुछ मंथ्स में मार्केट हाई होगा और आपको कम यूनिट्स मिलेंगी। लेकिन टाइम के साथ ये एवरेज आउट हो जाता है। इसी को हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। SIP आपके लिए इन्वेस्टिंग को एक हैबिट बना देता है। ये आपको इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन डेवलप करने में मदद करेगा, क्योंकि आप सेम अमाउंट को सेम दिन पे कंसिस्टेंटली एक पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक एफर्टलेस प्रोसेस है जिसको आप एक वन टाइम मैंडेट देकर ऑटोमेट भी किया जा सकता है। आपको इस बात की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि जब आपके पास कम फंड्स है तब आप अटक जाएंगे। SIP आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने नीड्स के हिसाब से उसको स्किप या पॉज कर सकते हैं। अब SIP बाकी सारे एडवांटेजेस के साथ कंपाउंडिंग के मैजिक को भी लेवरेज करता है। अब समझते हैं कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है और ये मैजिकल क्यों होता है। ये सही में दुनिया का 8th वंडर है। चलिए एक छोटी सी कहानी के साथ समझते हैं। एक फेमस कहानी है चेस के ओरिजिन के बारे में। जब गेम के इन्वेंटर ने ये एम्परर ऑफ इंडिया को दिखाया
तो एम्परर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने कहा अपनी विशेस बताओ। तो इस पर इन्वेंटर ने कहा मेरी विशेस सिंपल है, मुझे चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर के लिए 1 दाना चावल चाहिए, दूसरे स्क्वायर के लिए 2 दाने, तीसरे स्क्वायर के लिए 4 दाने, चौथे के लिए 8 दाने और ऐसे ही 64 स्क्वायर्स के लिए हर पिछले स्क्वायर के दानों का डबल। एम्परर ने सोचा बस इतना ही, उसने तुरंत हाँ कर दिया। पर यही उसकी गलती थी। राजा के अकाउंटेंट को जल्दी ही समझ आ गया कि ये डिमांड पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि 64th स्क्वायर पर राजा को 18 क्विंटिलियन दाने चावल रखने पड़ेंगे, जो लगभग 210 बिलियन टन्स के बराबर होता है। ये इतने चावल है कि पूरी इंडिया को 1 मीटर थिक लेयर से ढका जा सकता है। माय गॉड, जस्ट इमेजिन। अब हम राइस के फॉर्म में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन ये एग्जाम्पल हमें कंपाउंडिंग की पावर सिखाता है, और ये भी कि शुरुआत में एक छोटा लग सकता है, लेकिन आखिर में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जाता है। और इसीलिए डिसिप्लिन के साथ लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहना इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म वैल्यू को डिटरमाइन करता है। एक्साइटिंग ना? अब एसआईपी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 जून 1999 से निफ्टी 50 इंडेक्स में 10,000 रुपीज पर मंथ का एसआईपी स्टार्ट किया, जो 14.76% CAGR रिटर्न पर 25 सालों तक ग्रो हुआ। गेस करो कि आपने अपने एसआईपी से कितना अक्यूमुलेट किया होगा। आपके 10,000 मंथली इन्वेस्ट किए 25 सालों के लिए 14.76% पर आपके पास 25th ईयर के एंड में 2.6 करोड़ का कॉर्पस होगा। यस, 2.6 करोड़। इजंट दिस अमेजिंग? आपकी फाइनल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8 टाइम से ज्यादा बढ़ गई है। ये है एसआईपी की पावर। जस्ट अमेजिंग, राइट? अब इन सब नंबर्स को और क्रॉस देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हमें एसआईपी कब स्टार्ट करनी चाहिए। एसआईपी में कभी भी लेट नहीं होता, बस स्टार्ट करने की देरी होती है। इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का एम है, और आपको भी अब इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इस ग्रोथ का आप हिस्सा बन सके और इन्वेस्टिंग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश ना करें। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप एसआईपी करेंगे तो सब कुछ एवरेज आउट हो जाएगा। ओके, सुपर्ब। अब हमने कंपाउंडिंग का मैजिक, एसआईपी क्या है और कब स्टार्ट करना है, कैसे ये आपकी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करेगा, सब जान लिया है। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करते हैं, जहां हम सीखेंगे कि आप अपना एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, जब आप एक घर रेंट लेने की कोशिश करते हैं तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना पड़ता है और पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि आप एक डिसेंट पर्सन है और ओनर को स्कैम नहीं करेंगे। ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है, लेकिन आप ये करते हैं क्योंकि आप रेंटेड हाउस में रहना चाहते हैं। वैसे ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है। ये हाउस रेंट लेने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और किसी भी फैसिलिटी रजिस्टर करने के जैसा है। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंटर करनी पड़ती है और एड्रेस प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। आप ये सब ऑनलाइन अपने फेवरेट एमएफ ऐप के थ्रू कर सकते हैं। जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाए, आपको बस सिस्टम सेटअप करना होगा जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करेंगे। आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स पोर्टल या ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर एक इन्वेस्टिंग ऐप यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये सब आपके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है तो चिंता मत कीजिए। आप हमेशा एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं जो आपको बेहतर गाइड करके आपकी डिसीजन मेकिंग में मदद करेंगे। जैसे टाइमली मेडिकल एडवाइस के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना एडवाइजेबल होता है, फाइनेंशियल एडवाइस एक्सपर्ट से लेना आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकता है।
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली चेंज और इवॉल्व हो रही है, इसीलिए आपको अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है। आप एक न्यूज़लेटर साइन अप कर सकते हैं या सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं या आप फेलो इन्वेस्टर्स से बात करके भी खुद को अपडेटेड रख सकते हैं। मैंने आपको एक बेस सेट करने के लिए हेल्प किया है और अब इस नॉलेज के साथ आप क्या करते हैं वो आपके हाथ में है। ओके, सेशन खत्म होने से पहले लेट मी समराइज द की लर्निंग्स। नंबर 1, सिर्फ सेविंग करना काफ़ी नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। नंबर 2, इन्फ्लेशन एक विलन है जिसे डिफीट करने के लिए प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स की ज़रूरत है। नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए एक ट्रांसपेरेंट, वेल रेगुलेटेड और स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। नंबर 4, हमने म्यूचुअल फंड्स के 5 ब्रॉड कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के बारे में सीखा। नंबर 5, हमने ये भी देखा कि आप अपने टाइम होराइजन, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स के बेसिस पर आइडियल स्कीम कैसे चूज कर सकते हैं। नंबर 6, SIP वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट्स और कंपाउंडिंग के मैजिक को समझा। और नंबर 7, और SIP कब स्टार्ट करना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए वो सीखा। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज मास्टर क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ वैल्यूएबल सीखा होगा जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के जर्नी को किक स्टार्ट करने के लिए मदद करेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।